All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed the strategic analysis part. हमने पूरा strategic analysis का chapter complete किया. Strategic analysis में हमारे पास 5 मेन चीजें थी. गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा. ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपके सामने रेस किया था पॉइंट कि सर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में हमारे पास पांच छह मेन चीजें थी. राइट. और सर हमने स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में ब्लू ओशन प्लानिंग पढ़ी, सिनेरियो प्लान पढ़ा, शॉर्ट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस, बॉस्टन मैट्रिक्स. उसके बाद सर हमने अपनी पिछली क्लास में, अपनी लास्ट क्लास में, सर हमने पोर्टर्स 5 फोर्सेस पढ़ी. और सबसे आखिरी में हमने कोर कॉम्पिटेंस पढ़ा. राइट. ये हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया. वी आर डन विद स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. डन विद स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. अब आप मुझे एक बात बताएं, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आफ्टर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस? सर, इट इज स्ट्रैटेजिक चॉइस. इट इज स्ट्रैटेजिक चॉइस. तो आज की क्लास जो हमें स्टार्ट करनी है सर, वो स्ट्रैटेजिक चॉइस से है. लेकिन स्ट्रैटेजिक चॉइस से पहले मुझे एक 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 क्वेश्चन याद आ गया एक स्टूडेंट का. तो आज जब मैं वर्किंग कर रहा था तो मुझे एकदम से वो सवाल याद आ गया. तो मैंने कहा कि क्यों ना वो सवाल की मिसाल आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूं, प्रेजेंट की जाए, ताकि आपको भी बात समझ आए. एक एक स्टूडेंट हुआ करता था मेरा 2018 में. ही आस्क्ड मी वंस कि सर, व्हाई इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? तब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सेक्शन 6 अलग से 6 सेक्शन कंसिडर किया जाता था सिलेबस का. जैसे अभी आपके 5 सेक्शंस हैं और हर एक सेक्शन में स्ट्रैटेजी इंक्लूडेड है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपके सेक्शन 1 में है, फिर वर्कफोर्स की स्ट्रैटेजी, एम्प्लॉय लेबर स्ट्रैटेजी सेक्शन 2 में मौजूद है, और फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सेक्शन 3 में, ऑपरेशंस स्ट्रैटेजी सेक्शन 4 में, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी सेक्शन 5 में. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जैसे हर सेक्शन में अभी हमारे पास स्ट्रैटेजी है ना, पहले ऐसा नहीं होता था. उस जमाने में हमारे पास सेक्शन 6 स्ट्रैटेजी से रिलेटेड होता था, पूरा एक अलग सेक्शन होता था. तो आई स्टिल रिमेंबर कि पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद जब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे पहुंचे सेक्शन 6 पे, तो ही आस्क्ड मी कि सर, ये हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं सर? व्हाट्स द रीजन? क्या रीजन है सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने का? तो आई, बहुत अच्छे से मुझे याद है, मैंने उससे एक सवाल पूछा था. मैंने कहा, एक बात मुझे बताओ, अभी आप गुलशन में बैठे हुए हैं, गुलशन में मौजूद है मेरी क्लास में. मुझे ये बताएं कि अगर आपको यहां से डीएचए जाना हो, डिफेंस जाना हो, तो आप क्या करोगे? अंडरस्टैंड कीजिएगा इस सवाल को, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस सवाल पे. सो आई आस्क्ड हिम कि इफ यू वांट टू गो टू डीएचए फ्रॉम गुलशन राइट नाउ, व्हाट वुड यू डू? उसने जवाब दिया कि सर, सबसे पहले तो मैं गूगल मैप चेक करूंगा कि कौन से रोड पे रश कम है, या मुझे कौन सा रोड थ्रू मिलेगा. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, क्या डीएचए जाने के बाद आपके पास मल्टीपल रूट्स हैं? कह रहे यस सर, मल्टीपल रूट्स हैं. मैंने कहा मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं. अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को. तो मैंने कहा, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और क्या आपके पास रिसोर्सेज में भी ऑप्शंस हैं कि आप रिसोर्सेज कौन कौन से यूज करके जा सकते हो? तो उसने बोला यस सर, मेरे पास रिसोर्सेज में भी ऑप्शंस हैं. तो मैंने कहा,
उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि व्हाई आर यू यूजिंग गूगल मैप फॉर डिटरमाइनिंग द path or way to reach DHA when you already know which way will go to DHA. तो कहने लगा, सर आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम एंड एनर्जी एंड फ्यूल ऑन रोड, ताकि मैं जल्दी पहुंच सकूं, हैसल फ्री कम्यूट हो सके। तो मैंने कहा, जस्ट इमेजिन यू बीइंग जस्ट अ सिंगल इंडिविजुअल, यू बीइंग just a single individual at this very one point of life wants to commute from Gulshan to DHA, is thinking about saving costs, saving energy, saving time, and reaching the destination hassle free. मैं कहा, think of a business over here. एक बिजनेस के बारे में तो सोचें. If business, if a business is right now, if a business is right now over here at point A, and business has set its target at point B. अगर किसी बिजनेस ने, कोई बिजनेस राइट नाउ एक पॉइंट ए पे मौजूद है और उसने अपना एक एम, टारगेट, ऑब्जेक्टिव सेट किया है पॉइंट बी पे पहुंचने का, पॉइंट बी पे पहुंचने का सोचा है उसने, नोट कीजिएगा इस बात पे को, तो सर अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, तो सर बिजनेस तो क्लस्टर ऑफ डिपार्टमेंट्स, रेंज ऑफ डिपार्टमेंट्स, उसके अंदर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इंक्लूडेड हैं। तो सोचो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना और उस पॉइंट तक पहुंचना, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, सर ये कितना मुश्किल होगा। तो सर इसके लिए बाकायदा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, जहां आप जहां आप सबसे पहले करते हो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, सबसे पहले आप करते हो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। तो मैंने उस स्टूडेंट को मिसाल में ये जवाब दिया, मैंने कहा सबसे पहले आप गूगल मैप नहीं ओपन करोगे, आपने गूगल मैप इसलिए ओपन किया क्योंकि आपने अपने माइंड में स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कंप्लीट कर लिया था। मैंने कहा सबसे पहले मैटर ये नहीं करता कि आप गूगल मैप ओपन करो, सबसे पहले मैटर ये करता है कि आपका मोड ऑफ कम्यूट क्या है। What is your mode of commute? I asked him कि अगर आपका मोड ऑफ कम्यूट बाय वॉक होता तो आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी, अगर आपका मोड बाय बाइसाइकिल है तो आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी, और अगर आपका मोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी, और आपका मोड ऑफ कम्यूट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है तो सर आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में हम यही काम तो करते हैं। बिजनेस अपनी रिसोर्सेस को एनालाइज करता है, अपने सराउंडिंग्स को एनालाइज करता है कि क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस क्या हैं, हमारे कौन से प्रोडक्ट्स काबिल हैं, किस पोजीशन में मार्केट में मौजूद हैं, सराउंडिंग में हो क्या रहा है। सबसे पहले अपनी अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होता है। तो मैंने कहा उससे, मैं कहा आप सबसे पहले एनालाइज करोगे कि आपका मोड ऑफ कम्यूट क्या है, फिर आप एनालाइज करोगे कि आपका टाइम ऑफ कम्यूट क्या है। डीएचए डाना है गुलशन से, तो ये डिटरमाइन करना पड़ेगा सबसे पहले कि जा कैसे रहे, जा कैसे रहे हैं। पैदल जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो जाएगी, अपनी खुद की गाड़ी में जा रहे हैं तो स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा ये भी बता दूं, मतलब इतनी डिटेल में भी बात चीज हो सकती है कि सर
डिपेंड करता है गाड़ी कौन सी है, कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं, तो भी स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो जाएगी। कि अगर कोई छोटी सी गाड़ी है, कोई नॉर्मल रोड नॉर्मल इकोनॉमिकल कार है, तो ठीक है सर, एक जगह हमें पता है कि रोड खराब है, हम वहां से भी गुजर जाएंगे। लेकिन सर अगर हम लग्जरी कार में जा रहे हैं और हमारी गाड़ी बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज है, ऑडी है, ईवी व्हीकल्स हैं, कोई अच्छी अच्छी व्हीकल्स हैं, तो सर फिर हम ये वाले रोड इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर हम भले थोड़ा सा लंबा भी चलेंगे, लेकिन सर रोड नेटवर्क अच्छा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करोगे, ये एनालाइज करोगे द एनवायरमेंट। अब अंडरस्टैंड करना, एक दफा जब आप एनवायरमेंट एनालाइज कर लेते हो ना, कि अपनी रिसोर्सेज को एनालाइज कर लिया, अपने सराउंडिंग को एनालाइज कर लिया, सब चीजों को एनालाइज करने के बाद आपके पास खुलते हैं ऑप्शंस। फिर आप देखते हो ऑप्शंस कि भैया अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। चलो आओ ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करें कि अच्छा, अपनी प्राइवेट कार में जा रहे हैं, तो सर रूट ए, रूट बी, रूट सी, रूट डी, रूट ई, मिक्सचर ऑफ रूट ए एंड बी, सर ये पॉसिबल ऑप्शंस हैं, ये पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस तो उसी वक्त ओपन होंगे जब आप अपनी एनालिसिस कंप्लीट करोगे। ऑप्शंस तो उसी वक्त ओपन होंगे जब आप अपनी एनालिसिस कंप्लीट करोगे। आपको पता चला कि ठीक है, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस आपने की और आइडेंटिफाई किया कि भैया मुझे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू डीएचए पहुंचना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो अब उसके लिए चॉइसेस अलग होंगी, उसके लिए ऑप्शंस अलग खुलेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जो है वो कार पूल करा लो, कार पूल करा लो, या फिर सर बस बस के थ्रू चले जाऊं। अगर हम थोड़े से डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड सिटी की बात कर लें, तो सर ट्रैम्स अवेलेबल होंगी, इंटरनल ट्रेन्स अवेलेबल होंगी, इंटरनल बसेस का नेटवर्क अवेलेबल होगा। ओके सर, पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचूंगा, पॉइंट बी से पॉइंट सी पहुंचूंगा, और पॉइंट सी से 3 मिनट की वॉक पे रोड क्रॉस करके इत्तेहाद पहुंच जाएंगे। दैट्स द स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी। तो आपके पास जो ऑप्शंस खुलेंगे स्ट्रैटेजिक चॉइस, वो खुलेंगे स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एनालिसिस के बाद। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। फिर मैंने उससे आखिरी बात बोली, मैंने कहा जब आप के पास चॉइसेस ओपन हो जाएंगी कि अच्छा चॉइस वन, चॉइस टू, चॉइस थ्री, चॉइस फोर, एंड दीज आर ऑल फोर चॉइसेस, थ्री चॉइसेस, टू चॉइसेस, जो भी ऑप्शंस हैं, व्हाटसोएवर आर द ऑप्शंस, चॉइसेस हैं कि आप डीएचए इस तरीके से जा सकते हो। फिर आप उस स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करोगे, अप्लाई करोगे, मतलब इंप्लीमेंट करोगे। स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। तो मैंने कहा ये रहा पूरा प्रोसेस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। फिर पता चलेगा कि आप पॉइंट बी तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, आई होप दैट दिस एग्जांपल हैव वेरी मच क्लैरिफाइड मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिगार्डिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इज इट राइट? इज इट राइट? क्या बहुत सारी चीजें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इस एक एग्जांपल से क्लियर हो गई, है ना? अब आज हम जो बात स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं सर, वो है स्ट्रैटेजिक चॉइस। एंड स्ट्रैटेजिक चॉइस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक चॉइस इज द second stage of strategic management, followed after strategic analysis. So sir, what is a strategic choice? क्या होती है strategic choice? Once the business, note कीजिएगा, once the business has analyzed, has analyzed its
इन्वायरमेंट। एक दफा जब कोई भी बिजनेस अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज कर लेता है, ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि सर कौन सी मार्केट ऑलरेडी ब्लीडिंग मार्केट्स हैं, क्या नई मार्केट्स टैप की जा सकती है, फ्यूचर में क्या क्या सिनेरियोस क्रिएट हो सकते हैं, अपनी खुद की क्या स्ट्रेंथ्स है हमारी जो हम किसी को सामने आने ही नहीं दें, अपने क्या वीकनेसेस है हमारी जो कोई भी कैपिटलाइज कर सकता है और हमें मार्केट से आउट कर सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं मार्केट में हमारे लिए, क्या थ्रेट्स फ्यूचर में बन सकते हैं हमारे लिए, हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में किस पोजीशन पे मौजूद हैं, फोर्सेस कौन कौन सी काम कर रही हैं हमारे ऊपर, उन फोर्सेस के से हम कितना अफेक्ट हो रहे हैं, और वो कौन से फीचर्स हैं हमारे जिनकी वजह से हम मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा के रख देंगे, स्टैंड आउट करेंगे, कोई नहीं पहुंच सकता हमें। जब एक दफा बिजनेस अपने आप को एनालाइज कर लेता है, देन इट starts assessing its options. Passage to achieve objectives. कि फिर वो ये असेस करना स्टार्ट करता है कि कौन कौन से ऑप्शंस मेरे पास ओपन हैं, तब जाके मैं फिर स्ट्रैटेजी बनाऊं कि ओके इस स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करूंगा। अब वो अपने ऑप्शंस असेस करने का फैसला करता है। तो चॉइसेस आर वेरी वाइटल एज एनी बिजनेस would have few या फिर मल्टीपल, दोनों वर्ड्स बड़े रेलेवेंट हैं। कुछ ऑप्शंस तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बिजनेस बोले मेरे पास एक ही ऑप्शन था, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। किसी बिजनेस के पास भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरे पास बस ये एक ही ऑप्शन था, दिस वाज द ओनली ऑप्शन, हो ही नहीं सकता सर। उसका स्ट्रैटेजिक एनालिसिस सही नहीं हुआ होगा। जब आप स्ट्रैटेजिक एनालिसिस सही करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी पोजीशन क्या है और मार्केट में क्या हो रहा है और मार्केट की कंडीशन क्या है, तो आपके पास डोर्स ओपन हो जाएंगे ना। आपको पता चल जाएगा मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, यहां से भी जा सकते हैं, इससे इसके इस स्ट्रैटेजी के थ्रू भी ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी के थ्रू भी ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी के थ्रू भी ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हैं। तो चॉइसेस आर वेरी वाइटल, क्योंकि तमाम बिजनेसेस के पास, हर बिजनेस के पास कुछ ऑप्शंस तो होंगे, एज फ्यू मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। हर बिजनेस के पास ऑप्शंस होंगे, अवेलेबिलिटी होगी। तो बिजनेस डिसाइड करता है, हियर बिजनेस assesses its options through थ्री, यहां पे लिख देता हूं, थ्रू थ्री टेक्निक्स। अब सर स्ट्रैटेजिक चॉइस, स्ट्रैटेजिक चॉइस क्या ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास, क्या ऑप्शंस ओपन होंगे हमारे पास, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, ये तीन टेक्निक्स के थ्रू बिजनेस असेस कर सकता है। स्ट्रैटेजिक चॉइस में तीन टेक्निक्स आपके सिलेबस का पार्ट है। सर पहली है आपके पास
पहली टेक्निक जो आपके पास अवेलेबल है वो है एनसॉफ मैट्रिक्स। पहली टेक्निक, द वेरी फर्स्ट टेक्निक that any business can make use of when analyzing their options is Ansoff matrix। दुनिया का कोई भी बिजनेस अपने ऑप्शंस को एनालाइज करने के लिए जो पहली टेक्निक यूज कर सकता है सर वो है एनसॉफ मैट्रिक्स। दूसरी टेक्निक है जिसका नाम है फोर्स फील्ड एनालिसिस। सर दूसरी टेक्निक का नाम है फोर्स फील्ड एनालिसिस और तीसरी टेक्निक का नाम है डिसीशन ट्रीज। डिसीशन ट्री। तो ये तीन टेक्निक्स आपके सिलेबस का पार्ट हैं when any business would like to assess the options open to the business। कौन कौन से ऑप्शंस बिजनेस के लिए ओपन होंगे, क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, उन टेक्निक्स उन उन ऑप्शंस को एनालाइज करने के लिए जो टेक्निक्स बिजनेस यूज कर सकता है वो तीन टेक्निक्स आपके सिलेबस का पार्ट है। एनसॉफ मैट्रिक्स, फोर्स फील्ड एनालिसिस, डिसीजन ट्री। स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट टेक्निक सर जिसका नाम है एनसॉफ मैट्रिक्स। जिसका नाम है एनसॉफ मैट्रिक्स। सर व्हाट इज दिस एनसॉफ मैट्रिक्स? नोट कीजिएगा सर, क्या है ये एनसॉफ मैट्रिक्स, क्या बात करता है ये एनसॉफ मैट्रिक्स? फोकस कीजिएगा। व्हाट इज दिस एनसॉफ मैट्रिक्स? दिस इज, अच्छा नाम से आपको पता चल रहा है वंस अगेन ये फिर मैट्रिक्स आ गया। जैसे इससे पहले हमने कौन सा मैट्रिक्स पढ़ा है? हाँ भाई, इससे पहले हमने कोई मैट्रिक्स पढ़ा है ना? इससे पहले हमने एक मैट्रिक्स पढ़ा है। कौन सा मैट्रिक्स पढ़ा है इससे पहले हमने? यस प्लीज। इससे पहले हमने कौन सा मैट्रिक्स पढ़ा है? एक मैट्रिक्स पढ़ा है ना? यस, वेरी गुड शायान, वेरी गुड मरियम, हाँ वेरी गुड साद, बिल्कुल ठीक। सर इससे पहले हमने बॉस्टन मैट्रिक्स पढ़ा है। तो अब आ गया एनसॉफ मैट्रिक्स। जैसे वो मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक तो सेम ही है, इसका मतलब सर वो किन दो चीजों से मिलके कुछ आइडेंटिफाई करा रहा है। तो मैट्रिक्स यहाँ पे भी, आंसर ऑफ मैट्रिक्स भी कुछ दो चीजों से मिलके कुछ आइडेंटिफाई करा रहा होगा। लेकिन क्या डिफरेंस है देखते हैं। आंसर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज आंसर ऑफ मैट्रिक्स? दिस टेक्निक identifies the four options available to a business for growth in terms of markets, products, and risks। सर एनसॉफ मैट्रिक्स एक ऐसी टेक्निक है जो एक बिजनेस के लिए चार ऑप्शंस आइडेंटिफाई करती है। चार ऑप्शंस कि बिजनेस साहब, आपने अगर अपनी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कंप्लीट कर ली और आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, मार्केट में क्या हो रहा है, आपकी क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेस, क्या कोर है आपका, अब आपके पास चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं ग्रो करने के लिए, आगे चलने के लिए। और उन चारों ऑप्शंस को वो इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इन टर्म्स ऑफ रिस्क एनालाइज करता है, असेस करता है। तो इसका मतलब ये कि एनसॉफ मैट्रिक्स के लिए, प्लीज गौर से देखिएगा, एनसॉफ मैट्रिक्स के लिए
हमारे पास वंस अगेन मैट्रिक्स बनेगा और नोट कीजिएगा, फिर मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। 4 बॉक्सेस बनेंगे मैट्रिक्स के। हमने पढ़ा है कि सर ये मैट्रिक्स जो है दो दो फैक्टर्स को मिलके बनता है। तो सर जो हमारे पास वर्टिकल एक्सेस है, नोट कीजिएगा, वर्टिकल एक्सेस ओवर हेयर, वर्टिकल एक्सेस एंसॉफ मैट्रिक्स कहता है कि दैट इज द मार्केट। ये एक्सेस मार्केट की है, और जो ये एक्सेस है, एंसॉफ मैट्रिक्स कहता है कि ये एक्सेस, दिस एक्सेस, द द हॉरिजॉन्टल एक्सेस, दिस इज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब एंसॉफ मैट्रिक्स कहता है कि मार्केट हो या प्रोडक्ट्स, मार्केट हो या प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। ओल्ड, ओल्ड से बेहतर वर्ड है एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स कैन बी एग्जिस्टिंग, मार्केट्स कैन बी एग्जिस्टिंग, या फिर न्यू हो सकते हैं, न्यू। प्रोडक्ट्स कैन बी न्यू, मार्केट्स कैन बी न्यू। तो इसका मतलब ये कि मार्केट एग्जिस्टिंग हो सकती है, मार्केट्स न्यू हो सकती है, नई मार्केट्स। प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स न्यू हो सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स। तो गौर से देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, एंसॉफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शंस अवेलेबल है बिजनेस के पास, 4 ऑप्शंस। एंसॉफ मैट्रिक्स कहता है पहला ऑप्शन ये है एग्जिस्टिंग मार्केट, पहला ऑप्शन ये है एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एंसॉफ मैट्रिक्स कहता है कि बिजनेस के पास पहला ऑप्शन ये है कि वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करे, जो करंटली उसके प्रोडक्ट्स हैं, जो करंटली उसके प्रोडक्ट्स हैं वो उसी पे फोकस करे, और अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट के ऊपर फोकस करे, अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट के ऊपर फोकस करे। तो सर पहला ऑप्शन है कि अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे फोकस करे और अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट के ऊपर फोकस करे। अगर बिजनेस इस स्ट्रैटेजी को एडॉप्ट करता है तो सर इस चॉइस को कहते हैं, इस चॉइस को कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। इस चॉइस को कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, वेयर अ बिजनेस फोकसेस ऑन, वेयर अ बिजनेस फोकसेस ऑन existing products and existing markets, where a business focuses on existing products and existing markets। प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग, मार्केट भी एग्जिस्टिंग, कुछ नया नहीं करना, बस अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे फोकस करो और अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल करते रहो। दिस इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन,
मैं एक काम ये करता हूं कि इससे पहले मैं स्ट्रैटेजिक चॉइस पे फर्दर बात करूं और कुछ एक्सप्लेन करूं, मैं जरा एक केस एक केस लिख देता हूं। बड़ा मजेदार केस है, आपको बात समझ आएगी, अंडरस्टैंड करिएगा। तो फिर केस से रिलेटेड हम बात करेंगे। आ, कोई अच्छे से पिज्जा, मतलब कोई नया, कोई कोई नॉन एग्जिस्टिंग पिज्जा नेम बताओ, जो आप, अगर हम पिज्जा बिजनेस ओपन करना चाहें तो ऐसा नाम बता दो जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता हो। कोई नॉन एग्जिस्टिंग पिज्जा नेम बताओ, नॉन एग्जिस्टिंग, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये हम ओपन कर सकते हैं, जो हम ओपन कर सकते हैं। चलो एक काम करता हूँ, मैं अपने ही एक्स एक्स ब्रांड का नाम, मैं अपने ही एक्स ब्रांड का नाम यूज कर लेता हूँ। बात खत्म हो गई। मैं अपने ही एक्स ब्रांड का नाम यूज कर लेता हूँ। ऑल राइट, वैसे तो एक्स को याद नहीं करना चाहिए, लेकिन पिज्जा ब्रांड हो अगर एक्स तो याद करना चाहिए। मैं कहता हूं ये लीजिएगा, ब्रेक ओवन। चलो भाई, चलो भाई, फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ब्रेक ओवन स्टार्टेड selling pizzas and pastas। ठीक है, ब्रेक ओवन स्टार्टेड। ये कब हुआ? ये कोविड से पहले, ये कोविड से पहले, ये कोविड से पहले गुलशन में आबिद टाउन के बाहर पार्टनरशिप। कोविड से समझ लो शायद 3 महीने पहले, कोविड से ही 3 महीने पहले पार्टनरशिप क्लोज हो गई थी, एंड बिकॉज द ओनर वांटेड टू मूव। तो आई रियली एंजॉयड हैविंग दिस टाइम। बहुत कम लोगों को मेरी इस पार्टनरशिप के बारे में पता था, ब्रेक ओवन की। तो खैर, ब्रेक ओवन स्टार्टेड सेलिंग पिज्जाज एंड पास्तास इन 2000। अच्छा, ये अब मैं सिर्फ नाम मैं रियलिस्टिक रख रहा हूँ, प्रोडक्ट रियलिस्टिक रखा हूँ, बाकी केस अब रियलिस्टिक नहीं होगा। बाकी केस हम बनाएंगे अपने एंसॉफ मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ब्रेक ओवन स्टार्टेड सेलिंग पिज्जाज एंड पास्तास इन 2008। ठीक है, वेरी क्विकली एंड स्विफ्टली दे made their way in the market, and by 2013 expanded to 10 outlets across Karachi, gaining a market share of 8%। तो सर लेट सपोज हमारे पास केस है कि ब्रेक ओवन ने पिज्जाज और पास्ता सेल करना स्टार्ट किए 2008 में। बहुत क्विकली और स्विफ्टली उन्होंने अपना रास्ता बना लिया मार्केट में, और 2013, 5 साल में उन्होंने 10 आउटलेट्स अक्रॉस कराची ओपन कर लिए और मार्केट शेयर अक्रॉस ऑक्यूपाई कर लिया 8%। सर 8% का मार्केट शेयर बहुत बड़ा मार्केट शेयर होता है, ठीक ठाक मार्केट शेयर होता है। बाजार आपको लग रहा है क्या सर 8%, लेकिन सर बिलियंस ऑफ रुपीस की इंडस्ट्री है, 8% तो बहुत बड़ा मार्केट शेयर हो गया। अच्छा खासा मार्केट लीडर पोजीशन पे लेट सपोज मौजूद हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा अब इस बात को कि सर बाय 2016 ब्रेक ओवन कस्टमर्स, या बाय 2016 ब्रेक ओवन
started losing customers and sales started going down, even in deliveries and takeaways. अब आप नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सर 2013 में जो बिजनेस 8% मार्केट शेयर ऑक्यूपाई करके बैठा है और बहुत कमांडिंग पोजीशन में है, 3 साल के अंदर अंदर उसने अपने कस्टमर लूज करना शुरू कर दिए और उसकी सेल्स डाउन हो गई। इवन डिलीवरीज और टेक अवे में उसकी सेल्स डाउन हो चुकी है। हियर इज द कंसर्न, ये प्रॉब्लम है। अब जाहिर सी बात है, ऐसी सिचुएशन में बिजनेस अपने कुछ नए ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा, कुछ नए डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करेगा, कुछ नए टास्क आइडेंटिफाई करेगा जिन्हें उसे अचीव करना है, और उन सब के लिए स्ट्रेटेजी बनाएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आने वाली है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आने वाली है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, ब्रेक ओवन ने अपनी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस की, अपनी रिसोर्सेस को एनालाइज किया, आइडेंटिफाई किया कि रिसोर्सेस क्या हैं, उनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उन्होंने वो आइडेंटिफाई किया, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया। व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, कहां गलत जा रहे हैं, क्या ट्रबल हो गया। एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा ना कि प्रॉब्लम कहां आई है। एनालिसिस ही नहीं करोगे, strategy without analysis is a disaster waiting to happen. Strategy without analysis, अब बगैर एनालिसिस के, बगैर सोचे समझे आप स्ट्रैटेजी बनाओ और चलो, इट्स अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। तो सर, अब उनके एंड्स ऑफ मैट्रिक्स, अब जब उन्होंने एक दफा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कर लिया, तो अब ब्रेक ओवन के पास एंड्स ऑफ मैट्रिक्स कह रहा है 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस दे रहा है वो। ये थोड़ी बोल रहा है कि चारों ऑप्शन सेलेक्ट करो या इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करो, कह रहे 4 ऑप्शंस हैं। ब्रेक ओवन के पास पहला ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन ये है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट को ही फोकस करें, वो अभी अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट को ही फोकस करें। इसका मतलब सर वो कराची पे ही फोकस रखें, वो कराची पे ही फोकस रखें और अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पे ही फोकस रखें। मतलब कराची पे ही फोकस रखें और पिज्जाज और पास्ताज पे ही फोकस रखें, और इनमें कुछ चेंजेस लेकर आए पिज्जाज और पास्ताज में, और कराची की मार्केट में ही उसे अप्लाई करें। ऐसी स्ट्रैटेजी को मार्केट पेनिट्रेशन कहा जाता है। ये कैसे हो सकता है, मार्केट पेनिट्रेशन बिजनेस कैसे अचीव करता है? हाउ टू पेनिट्रेट मार्केट सर? बाय बाय ब्रिंगिंग न्यू वेराइटीज इन द प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट नहीं बोले, प्रोडक्ट नया नहीं, प्रोडक्ट में वेराइटीज नहीं लेकर आ सकते हैं। लेट सपोज मिसाल के तौर पे पिज्जाज में इंटरनेशनल फ्लेवर्स लेकर आ गए, इंटरनेशनल कलर्स लेकर आ गए। पास्ताज में रियल पास्ता, एक तो लोकल फैब्रिकेटेड पास्ता होता है हमारा, जो हमारे टेस्ट एंड कल्चर और टेस्ट के हिसाब से डिजाइन किया होता है। भाई पास्ताज में इंटरनेशनल ट्रेंड लेकर आ जाओ, जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है वो अडॉप्ट कर लो, तो रहेंगे पास्ताज, पास्ताज और पिज्जाज में ही। वैरायटी ले आए, कुछ न्यू डिजाइन। जैसे आपने एक चीज नोट की होगी, आपने एक चीज नोट की होगी, ये आज से 10 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन सर पिछले 10 सालों में ये बड़ा कॉमन हो गया। हर ब्रांड आपको पिज्जा के अंदर ही इंडिविजुअल स्लाइसेस भी ऑफर कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे पिज्जा पिज्जा वाले बिजनेसेस ऑफर करते हैं कि अगर आपके 6 स्लाइसेस हैं तो आप 3 एक के कर लो, 3 एक के कर लो। 2 फ्लेवर्स ऑफर किए जाते हैं, ट्विन फ्लेवर्स। सर ये क्या है? ये मार्केट पेनिट्रेशन है। वो पिज्जा ही बेच रहे हैं अभी भी, बट अ वेराइटी, वेराइटी, डिस्काउंट डील्स, डिस्काउंट ऑफर्स। सर इसकी वजह से आपकी सेल्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। मार्केट पेनिट्रेशन, आप अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में रहो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे ही रहो। अंडरस्टैंड करना,
ये है एंस ऑफ मैट्रिक्स का पहला ऑप्शन। एंस ऑफ मैट्रिक्स आपको दूसरा ऑप्शन देता है, आपको दूसरा ऑप्शन देता है कि आप मार्केट तो एग्जिस्टिंग ही रखो, मार्केट आप एग्जिस्टिंग ही रखो, एग्जिस्टिंग मार्केट न्यू प्रोडक्ट। क्या ऑप्शन देता है कि प्रोडक्ट नया, कुछ नए प्रोडक्ट पे काम करते हैं, नए प्रोडक्ट पे काम करते हैं। इसका मतलब ब्रेक ओवन के पास, ब्रेक ओवन के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो अपने मार्केट कराची ही रखे, कराची, कराची मार्केट ही रखे, कराची के बाहर नहीं एंटर हो, एग्जिस्टिंग मार्केट में रहे। लेकिन अब ब्रेक ओवन के अंदर बर्गर्स ले आओ, सैंडविचेस ले आओ, नान्स ऑफर करो, रोल्स ऑफर करो, बारबेक्यू ऑफर करो, अपने नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आओ। इस ऑप्शन को कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इस ऑप्शन को कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट यू स्टिक टू योर ओरिजिनल मार्केट बट विद न्यू प्रोडक्ट। मार्केट वही है, प्रोडक्ट नया लेकर आ गए। तो कराची की मार्केट में ही है, लेकिन आप ऑफर कर रहे हैं बर्गर्स, सैंडविचेस। हो सकता है लोग हमारे पिज्जा और पास्ता से बोर हो चुके हो, मे बी द डिफरेंट प्रोडक्ट मे रिवाइव देयर टेस्ट एंड फ्लेवर्स। ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मार्केट पेनिट्रेशन लेस, मार्केट पेनिट्रेशन मोर रिस्की है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट मोर रिस्की है? विच ऑफ देम इज मोर रिस्की? मार्केट पेनिट्रेशन मोर रिस्की है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट मोर रिस्की है? विच ऑफ देम इज मोर रिस्की? क्या लगता है, अगर ब्रेक ओवन अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में ही रहे और अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे ही काम करे, वो ज्यादा रिस्की है, या अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में काम करे लेकिन नए प्रोडक्ट्स लेकर आ जाए, वो ज्यादा रिस्की है? व्हाट डू यू थिंक? मरियम, साद, शायान, व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या लगता है, क्या लगता है कि मार्केट पेनिट्रेशन ज्यादा रिस्की है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट ज्यादा रिस्की है? वेरी गुड शायान, वेरी गुड। सर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट ज्यादा रिस्की है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज रिस्कियर, ऑब्वियसली प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज रिस्कियर। सर, नए प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट पे, नया प्रोडक्ट कैसा होगा, क्या करेगा, चलेगा नहीं चलेगा, काम करेगा नहीं करेगा, नए प्रोडक्ट में खर्चा भी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होती है, रिजल्ट जनरेट नहीं किया, रिस्क बहुत है। तो ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखें जरा, ये यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, रिस्क, कि सर यहां रिस्क ज्यादा है, यहां रिस्क ज्यादा है सर, या रिस्क ज्यादा है, ये मोर रिस्की है, ये बहुत रिस्की है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम यहां पहुंच रहे हैं, मतलब न्यू प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब न्यू प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, रिस्क बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ रहा है। हायर रिस्क बोलो, इंक्रीजिंग रिस्क बोलो। फिर एंस ऑफ मैट्रिक्स हमें तीसरा ऑप्शन देता है, तीसरा ऑप्शन देता है हमें एंस ऑफ मैट्रिक्स, न्यू मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कि मार्केट नहीं है सर आपकी, मार्केट न्यू है आपकी, न्यू मार्केट, न्यू मार्केट में चले जाओ, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग रखो, सेम प्रोडक्ट लेके नई मार्केट में एंटर हो जाओ। क्या मतलब है सर इसका? ब्रेक ओवन अपने पिज्जाज और पास्ताज को ले हैदराबाद चली जाए, लाड़काना चली जाए, सखर चली जाए, या फिर सिंध से बाहर पंजाब में लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, सरगोदा, गुजरावाला, केपी चली जाए सर, पेशावर, सवात,
राइट? तो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट चेंज नहीं कर रहे, यू आर नॉट चेंजिंग द प्रोडक्ट, यू आर कीपिंग द पिज्जाज एंड पास्ता, बट नाउ टारगेटिंग अ न्यू मार्केट, क्योंकि आपने कराची की मार्केट को केटर कर दिया, अब आप नई मार्केट ढूंढने जा रहे हो। इसको कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट, इसको कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट, कि जब आप नई मार्केट की तरफ जाते हो, तो अब आप देखो ना कितना इजी है ये, नए प्रोडक्ट की तरफ जाओ तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और नई मार्केट की तरफ जाओ तो मार्केट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मार्केट सेम होती है, मार्केट डेवलपमेंट में प्रोडक्ट सेम होता है। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, बताओ मार्केट पेनिट्रेशन ज्यादा रिस्कियर है या मार्केट डेवलपमेंट ज्यादा रिस्कियर है? अगर ब्रेक ओवन कराची की ही मार्केट में रहते हुए अपने पिज्जा और पास्तास बेचता रहे, बताओ वो ज्यादा रिस्कियर है या फिर पिज्जा और पास्तास को लेके नई मार्केट में एंटर हो जाना, नए सिटी जाना, नए प्रोविंस जाना, नए स्टेट जाना, नए कंट्री जाना, वो ज्यादा रिस्कियर है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू गाइस थिंक? मार्केट पेनिट्रेशन ज्यादा रिस्कियर है या मार्केट डेवलपमेंट ज्यादा रिस्कियर है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? मार्केट पेनिट्रेशन ज्यादा रिस्कियर है या मार्केट डेवलपमेंट ज्यादा रिस्कियर है? ऑब्वियसली सर, वेरी गुड बेटा शायान, मार्केट डेवलपमेंट सर, मार्केट डेवलपमेंट ज्यादा रिस्कियर है, राइट? मार्केट डेवलपमेंट ज्यादा रिस्कियर है सर। क्यों मार्केट डेवलपमेंट ज्यादा रिस्कियर है? क्योंकि सर हम एक नई मार्केट में जा रहे हैं, क्योंकि सर हम एक नई मार्केट में जा रहे हैं, पता ही नहीं है उस मार्केट के बारे में, उस मार्केट के बारे में नहीं पता ना सर। नई मार्केट कैसी होगी, कस्टमर क्या मांगते हैं, कस्टमर का बैकग्राउंड क्या है, कस्टमर की इनकम क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है। भाई कराची की मार्केट बहुत डिफरेंट है, कराची में तो सर नाइट लाइफ है, तो रात में ठीक ठाक पिज्जा डिलीवरीज होती हैं, और कराची में कॉरपोरेट का एक ठीक ठाक बंदा लंच पे या ब्रंच पे बाहर निकलता है सर, ठीक ठाक कॉर्पोरेट्स का बंदा। तो सर पिज्जाज एंड पास्ताज बहुत फ्रीक्वेंटली चलते होंगे। आप किसी एक ऐसी मार्केट में जा रहे हो जहां कॉर्पोरेट का इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कॉर्पोरेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और लेट्स सपोज नाइट लाइफ ही नहीं है, तो सर वहां की अंडरस्टैंडिंग, वहां को फिर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो न्यू मार्केट्स कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी टेक्निकल, वेरी टफ टू डील, टू निगोशिएट, टू मैनेज, टू अंडरस्टैंड। टाइम लगेगा अंडरस्टैंड करने के लिए, पहले से पढ़ के जाओगे तो ज्यादा आसान होगा। लेकिन आंसर ऑफ मैट्रिक्स आपको ऑप्शन दे रहा है कि ब्रेक ओवन साहब ये कर लो, और आंसर ऑफ मैट्रिक्स आपको आखिरी ऑप्शन दे रहा है, लास्ट ऑप्शन, कह रहे मार्केट भी नहीं और प्रोडक्ट भी नया, मार्केट भी नहीं, नई, न्यू, प्रोडक्ट भी नया, प्रोडक्ट भी न्यू। इसका मतलब ये, छोड़ो पिज्जा पास्ता, छोड़ो कराची, बर्गर सैंडविचेस बारबेक्यू लेके किसी दूसरे शहर चले जाओ, किसी दूसरे प्रोविंस चले आओ, किसी दूसरी कंट्री एंटर हो जाओ, इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, कि सर आप नया प्रोडक्ट लेके नई मार्केट में एंटर हो जाओ, प्रोडक्ट भी नया और मार्केट भी नई, डाइवर्सिफाई कर लो, डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन, ये देखिएगा, जैसे आप नए प्रोडक्ट में रिस्क था, जैसे आपका नए प्रोडक्ट में रिस्क था, ऐसे नई मार्केट में भी रिस्क होगा। सो डाइवर्सिफिकेशन इज द मोस्ट रिस्किएस्ट ऑप्शन,
डाइवर्सिफिकेशन किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा रिस्कीएस्ट ऑप्शन है। मार्केट भी नहीं, प्रोडक्ट भी नया, पता नहीं मार्केट चले नहीं चले, अंडरस्टैंडेबल हो नहीं हो, हम समझ सके, हम काम कर सके, पर नया प्रोडक्ट काम करे ना करे, हम नए प्रोडक्ट को संभाल सके ना नहीं संभाल सके। तो डाइवर्सिफिकेशन इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट। तो ये एंड्स ऑफ मैट्रिक्स आपको 4 ऑप्शंस देता है फॉर ग्रोथ, फॉर ग्रोइंग इन द मार्केट। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर?